हाँ बेटा, आज अपन डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन CYCLOTRON साइक्लोट्रॉन। देखो बेटा, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भारी धनाभिषिक्त कण को उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से भारी धनाभिषिक्त कण को उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भारी जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो, भारी धनाभिषिक्त मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, भारी धनाभिषिक्त कण को उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। इट मीन इसके द्वारा, साइक्लोट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हो गया? इसका एक वीक पॉइंट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का वीक पॉइंट हो गया, सॉरी साइक्लोट्रॉन है उस साइक्लोट्रॉन का वीक पॉइंट हो गया कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। ठीक बेटा, चलो हम बात कर रहे थे साइक्लोट्रॉन की। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भारी धनाभिषिक्त कण को उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। ठीक बेटा, चलो हम इसकी बनावट की बात करते हैं। देखो, साइक्लोट्रॉन के अंदर दो डी आकार के, कैपिटल डी आकार के, कैपिटल डी आकार ऐसे हुआ, कैपिटल डी आकार के दो धातु के खोखले डीज होते हैं। कैपिटल डी आकार के धातु के दो खोखले डीज, इनको डीज बोलते हैं। डी आकार के हैं इसलिए डीज बोल दिया। आप सोचो, ये इसको ऐसे लगा दूं, ऐसे इस प्रकार से कोई व्यवस्था बन गई। एक डीज ये हो गया, दूसरा डीज ये हो गया, है ना। चलो देखो, साइक्लोट्रॉन में दो डी आकार के डीज होते हैं। इन डीज का नाम D1 व D2 बोल दो। ठीक बेटा, चलो दोनों जो डीज होते हैं इनके आधार के व्यास एक दूसरे के समानुपाती, एक दूसरे के समांतर होते हैं। इनके आधार के व्यास एक दूसरे के समांतर होते हैं तथा दोनों डीज को उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत ये हो गया। इसको मैं बोल दूं बेटा एसी सोर्स, एसी स्रोत। उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत, प्रत्यावर्ती स्रोत। बेटा वोल्टेज स्रोत आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो एसी सोर्स होता है, एक डीसी सोर्स होता है। एसी स्रोत जो घरों में आने वाली करंट होती है वो एसी करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट। और जो सेल से प्राप्त होती है उसे डीसी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसी, डायरेक्ट करंट। इसे प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जाना जाता है और जो डीसी करंट होता है इसे डिस्ट धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक बेटा, आगे देखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या होते हैं? चेंज होते हैं। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा चलता है आपका? अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस इस प्रकार से। ये कौन सा करंट हुआ आपका? एसी करंट हुआ। जबकि डीसी करंट होता है उसका मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या रहते हैं? नियत रहते हैं। दिष्ट धारा में दिष्ट वोल्टता का मान समय के साथ क्या रहता है बेटा? नियत रहता है। जबकि एसी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका मान समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित रहता है। ठीक बेटा, चलो हम बात कर रहे थे साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन बेटा, इस साइक्लोट्रॉन को मैं डिफाइन कर सकता हूं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से भारी धनाभिषिक्त कण को उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। इसमें दो डी आकार के, अब किसको? इसकी बनावट की बात कर रहा हूं। इसमें दो डी आकार के, कैपिटल डी आकार के D1 व D2 डीज होते हैं। ये धातु के खोखले डीज होते हैं। इनके आधार के व्यास एक दूसरे के समांतर होते हैं। दोनों डीज को किसी एसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है तथा इन दोनों डीज के ऊपर उच्च चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है। इसका मतलब दोनों डीज को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख दिया जाता है। यहाँ एक चुंबकीय ध्रुव होते हैं, वो इन दोनों डिस्क के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया बेटा? देखो, ऊपर से चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, आप सपोज कीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से आ रहा है और दोनों डिस्क इस प्रकार से यहाँ व्यवस्थित है, ऐसे। इसका आधार के व्यास ये रहा, इसका आधार का व्यास ये रहा, इस प्रकार से ये है और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से ऐसे आ रहा है ना। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों डिस्क के ऊपर कैसा है? परपेंडिकुलर है। ठीक बेटा, चलो हम बात करना चाहें, यहाँ पर दो चीज अप्लाई की है मैंने। एक तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र, एक तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया।
चुंबकीय क्षेत्र, और एक हमने क्या विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया। बेटा विद्युत क्षेत्र का मतलब आपका एसी सोर्स है, विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा, एसी स्रोत के द्वारा विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया गया है। देखो मैं बात करना चाहूं यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का इंपॉर्टेंस क्या है। जो अपन ने परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र का परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यह है कि जब हम इस धनावेश के ऊपर, किसी भी धनावेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करेंगे लंबवत, तो वह धनावेश वृत्तीय मार्ग में गति करेगा। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये दो साइक्लोट्रॉन के डीज थे, इन दोनों डीज के मध्य में कौन था, यहाँ कोई धनायन स्रोत था, ये धनायन स्रोत है। यहाँ पर ये धनायन स्रोत, यहां से धनायन जनरेट होगा और धनायन जनरेट होकर मैं मान लेता हूं ये v वेग से इधर गति करेगा। देखो यार ये धनायन v वेग से इस प्रकार से ऐसे गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कोई धन आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है। धन आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में कैसे गति कर रहा है बेटा, लंबवत गति कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस बात को, जब भी कोई धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करेगा तो वह धन आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करेगा। कैसा, वृत्तीय गति। इससे पहले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था। अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर कोई धनावेशित कण गति करता है तो उसका पथ कैसा होगा, रेखीय या ऋजुरेखीय होगा, उस पर कार्य नेट फोर्स का मान 0 होगा, है ना। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई धनावेशित कण या आवेशित कण गति करता है तो वह आवेशित कण का पथ कैसा होगा, वृत्तीय पथ होगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ लंबवत चुंबकीय क्षेत्र इसलिए यूज किया था ताकि ये धनायन के, ये जो धनायन है वो साइक्लोट्रॉन के अंदर कैसे पथ में गति करे बेटा, वृत्तीय मार्ग में गति करे, ठीक। और यहाँ आपके पास में हाई एसी सोर्स, उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत इसलिए अप्लाई किया गया है ताकि जो धनायन उत्सर्जित हो उसका वेग बहुत ज्यादा हो, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो, ठीक बेटा। चलो अब देखो मैं इसकी वर्किंग की बात करता हूं। वर्किंग में क्या होता है, मैं मान लेता हूं किसी समय पर किसी धनायन स्रोत के द्वारा यह धनायन, इन दोनों डीज के मध्य धनायन उत्सर्जित हो जाता है। धनायन उत्सर्जित हो जाता है तो उस निश्चित समय पर देखो धनायन के प्रथम अर्धचक्र में, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में मैंने बताया था एसी स्रोत है वो इस प्रकार से है। एसी स्रोत का ये वाला साइकिल, प्रथम साइकिल प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा है वो अपने एक पूर्ण चक्र में एक बार उसका मान, अर्धचक्र में मान उसका धनात्मक रहता है और शेष अर्धचक्र में मान कैसा होता है, ऋणात्मक। मैं मान लेता हूं किसी निश्चित समय पर प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में D1 डीज, ये वाला D1 डीज है, ये D1 डीज कैसा है आपका नेगेटिव है और D2 डीज कैसा है, पॉजिटिव। मैं मान लेता हूं अपनी इच्छा से, यार हो सकता है ये नेगेटिव है ये और ये पॉजिटिव है, ऐसा भी हो सकता है किसी निश्चित समय पर ये प्लस का होता तो ये माइनस का होता। आप देखिए ये धनायन है, ये धनावेशित कण है, ये डीज है वो कैसा है, धनावेशित है, दोनों में रिपल्सन होगा। इधर ऋणावेशित डीज है और ये धनायन अट्रैक्शन होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये धनायन कैसे गति करेगा, इधर गति करेगा, इस प्रकार से गति करेगा, इस प्रकार से गति इधर करेगा। आप सोचिएगा अगर आपके पास में D1 डीज ऋणात्मक विभव पर है और ये धनात्मक विभव पर है तो आपका जो धनायन है वो डीज के अंदर इस प्रकार से गति करेगा। अगर ये ऋणात्मक पर होता और ये धनात्मक पर होता तो ये इधर गति ना करके इधर गति करता, मतलब धनायन की डायरेक्शन चेंज हो जाती, गति की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। चलो बेटा अब देखो, जैसे धनायन ऐसे गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, परपेंडिकुलर है, इस धनायन को वृत्तीय गति प्रदान कर देगा। चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय गति प्रदान करता हुआ पुनः धनायन कहां आ जाएगा, दोनों डीज के मध्य में आ जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में D1 डीज ऋणात्मक तथा D2 डीज धनात्मक विभव पर होने के कारण
धनायन D1 डिश के अंदर अर्धवृत्ताकार पद तय करता हुआ पुनः दोनों डिश के मध्य D1 व D2 डिश के मध्य रिक्त स्थान में आ जाता है। ठीक इसी समय प्रत्यावर्ती स्रोत अपनी ध्रुवता बदल लेता है। प्रत्यावर्ती स्रोत अपनी ध्रुवता बदल रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले प्लस था अब क्या आ गया माइनस। इसका मतलब क्या हो गया, उसके टर्मिनल उसका वोल्टेज चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब पहले ये डिश कैसी थी आपकी, ऋणात्मक विभव पर थी, ये धनात्मक पर थी, तो अब क्या हो जाएगा, ये धनात्मक विभव पर हो जाएगी और ये ऋणात्मक। ये ऋणात्मक विभव पर होगी तो अट्रैक्शन होगा धनायन और इसके मध्य, और यहाँ रिपल्सन होगा, तो पुनः यह डी धनायन D1 व D। हाँ तो बेटा अपन डिस्कस कर रहे थे ना कि देखो प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्धचक्र, प्रथम देखो प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र ये हो गया, प्रथम चक्र पॉजिटिव हो गया और सेकंड चक्र कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। प्रथम चक्र जब पॉजिटिव था तब मैंने D1 डिश को नेगेटिव और D2 डिश को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। उस वाली कंडीशन में देखो ये नेगेटिव, यह धनायन है तो इनमें आकर्षण हुआ और इधर कौन हुआ, प्रतिकर्षण। भाई ये प्लस है और ये प्लस है, प्रतिकर्षण हुआ। ऐसे ही यहाँ D1 डिश कैसी है आपकी, नेगेटिव, ये कौन है, प्लस, आकर्षण होगा, है ना। इसके कारण ये धनायन वो अर्धवृत्ताकार पथ तय करता हुआ पुनः दोनों डिश D1 व D2 के मध्य में आ गया। ठीक इसी समय प्रत्यावर्ती स्रोत था वो अपनी ध्रुवता चेंज कर लेता है, मतलब पहले साइकिल प्लस का था अब साइकिल कौन सा है, नेगेटिव है। जैसे ध्रुवता चेंज होगा तो आपके पास में जो ये D1 डिश ये हो गई, D2 डिश ये हो गई। D1 डिश कैसी हो गई, प्लस धनात्मक हो गई, और D2 डिश कैसी हो गई, ऋणात्मक डिश हो गई। ठीक बेटा, अब देखो ये प्लस दोनों में क्या आएगा, रिपल्सन, ये माइनस और ये प्लस, अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे ही अट्रैक्शन होगा तो ये पुनः धनायन अर्धवृत्ताकार पथ तय करता हुआ और कहाँ पहुंचेगा, दोनों डिश D1 व D2 के मध्य में पहुंच जाएगा। ये प्रोसेस अल्टरनेट रूप से चलेगा और इस प्रकार धनायन दोनों डिश के मध्य अर्थात साइक्लोट्रॉन के मध्य वृत्ताकार गति करेगा, वृत्ताकार रूप से या वृत्तीय पथ में गति करने लगेगा। जब कोई धनायन में मान लेता हूं ये धनायन है, उसका द्रव्यमान m है, ये धनायन v वेग से गति कर रहा है, इसके पथ की त्रिज्या r है, तो इस पर वार की तरफ कोई अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा और उस अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होगा बेटा, mv²/r होगा। देखो अभिकेंद्रीय बल बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ चुंबकीय बल काम करेगा और चुंबकीय बल का मान कितना होगा, QBV sin थीटा। एक्चुअली थीटा का मान कितना है यार, 90, और sin 90 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। इट मीन यहाँ जो चुंबकीय बल होगा उसका मान कितना होगा, QBV होगा या नहीं होगा। चलो बेटा देखो आगे हम बात करेंगे। अगर इस चित्र से इस धनायन की बैलेंसिंग कंडीशन की मैं बात करना चाहूं तो धनायन पर बाहर की तरफ अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है, mv²/r, और अंदर की ओर चुंबकीय बल कार्य कर रहा है, वो कितना बल है बेटा, QBV, ये चुंबकीय बल कार्य कर रहा है आपका, यही बात है ना। चलो ठीक, मुझे जो धनायन है जिस किसी वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है उसके पथ की त्रिज्या चाहिए, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या चाहिए, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी बेटा, mv²/r बराबर QBV। देखो ये वेग v से v कैंसिल आउट, आपको पथ की त्रिज्या चाहिए r बराबर क्या आएगा, r बराबर आएगा mv/qb। जब भी कोई धनायन किसी भी पथ में गति करता है, जब भी कोई धनायन वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उस धनायन पर बाहर की तरफ उस धनायन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी, r होगी। मुझे उस वृत्तीय पथ का आवर्तकाल चाहिए, दूसरा क्या चाहिए बेटा, आवर्तकाल। देखो आवर्तकाल कोई टाइम पीरियड होता है, कोई समय होता है, इसका मतलब आवर्तकाल का क्या हो गया, धनायन के द्वारा साइक्लोट्रॉन के अंदर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है, धनायन का आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को कैपिटल T से डिनोट कर दूं, T बराबर देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। दूरी कितनी है, धनायन एक पथ में एक चक्कर में इसकी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, कितनी हो गई 2πr, चाल कितनी है v।
आर का मान ऊपर से रखूंगा, देखो 2 पाई अपॉन वी एज इट इज। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास में, एम बी अपॉन क्यू बी। इट मीन वी से वी कैंसिल आउट, समय जो आवर्त काल है वो कितना आ गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये धनायन का आवर्त काल आ गया। मुझे अर्ध आवर्त काल चाहिए, धनायन का अर्ध आवर्त काल स्मॉल टी से डिनोट कर दूं, ये कैपिटल टी अपॉन 2 होगा। इसका मान कितना होगा, 2 का डिवाइड करूंगा तो पाई एम बटा क्यू। ये धनायन का क्या आ गया, अर्ध आवर्त काल आ गया। बोलो कोई समस्या। मुझे धनायन के वेग चाहिए, क्या चाहिए बेटा, धनायन का वेग। धनायन का वेग मतलब जो आपके पास धनावेशित पार्टिकल है साइक्लोट्रॉन के अंदर गति कर रहा है, तो उस गतिशील धनायन का वेग कितना होगा। चलो देखो, धनायन का वेग, तीसरा क्या है, धनायन का वेग। देखो बेटा, धनायन का वेग आपके पास कोई फॉर्मूला होता है, अभी अभी आपने देखा चित्र से, बैलेंसिंग कंडीशन एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्या था, क्यू बी वी था। हमें वी से वी कैंसिल आउट हो गया है ना, एक वी बच गया, वी का मान चाहिए, तो धनायन का वेग आएगा क्यू वी आर अपॉन एम। ये धनायन का वेग है, ठीक है ना। चलो, मुझे धनायन की गतिज ऊर्जा चाहिए, चौथी धनायन की गतिज ऊर्जा। धनायन की गतिज ऊर्जा, बेटा गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोल दो। काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होता है आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो एम एज इट इज, वी की वैल्यू ऊपर से पुट करूंगा तो 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर का मान कितना आएगा, क्यू वी आर बटा एम का होल स्क्वायर, है ना। आप देखिएगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी अपन को, 1/2 एम इंटू क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। एम से एम कैंसिल आउट, धनायन की गतिज ऊर्जा आएगी बेटा 1/2 क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम। ये कौन आ गई, धनायन की गतिज ऊर्जा आ गई। बोलो कोई समस्या है ना। धनायन का आवर्तकाल कितना मिला था अभी अभी, टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यही मान मिला था। मुझे धनायन की आवृत्ति चाहिए, पांचवा धनायन की आवृत्ति। धनायन की आवृत्ति न्यू बराबर क्या होता है, 1/t, तो न्यू बराबर 1/t। टी का मान कितना आएगा बेटा, 2 पाई एम बटा क्यू बी। ये उल्टा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये धनायन की आवृत्ति आ गई। आवृत्ति क्या है, धनायन के द्वारा वृत्तीय मार्ग में 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, ये क्या हो गई, धनायन की आवृत्ति हो गई। ठीक बेटा, चलो हमें धनायन की कोणीय आवृत्ति चाहिए, धनायन की कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर होता है बेटा 2 पाई अपॉन टी। टी की वैल्यू यहां से पुट करता हूं, ओमेगा बराबर क्या मिलेगा, 2 पाई अपॉन टी। टी का मान 2 पाई एम बटा क्यू बी, मतलब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, क्यू बी अपॉन एम। ये क्या आ गई, धनायन का कोणीय वेग या धनायन की कोणीय आवृत्ति आ गई। ठीक बेटा, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और होता है, 7वां पार्ट है धनायन के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। धनायन द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, यही गजब पॉइंट है, यहां अटेंशन दीजिएगा। देखो बेटा, हमारे पास में साइक्लोट्रॉन के अंदर 2 डीज थी, है ना। आपका धनायन यहां से अर्धवृत्ताकार पथ तय करता हुआ यहां आया, एक बार साइक्लोट्रॉन यहां ऐसे आया और एक बार ऐसे आया, अर्धवृत्ताकार पथ में आया। देखो, एक पूरा धनायन के द्वारा एक चक्कर कब लगा था, जब प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत ने एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया था। जब प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का ये चक्र प्लस का था, तब ये प्लस पर था, ये कौन से पर था, प्लस पर था डीज, और ये तो बेटा यह क्या था, चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो आपके पास में ये कौन था, साइक्लोट्रॉन के 2 डीज थे,
आपके पास धनायन जब यहाँ था तो एक बार वोल्टा स्रोत के संपर्क में आएगा और संपर्क में आते ही वह अर्धवृत्ताकार पत्ते करता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे अगली बार फिर वोल्टा जो धनायन है वो वोल्टेज स्रोत के संपर्क में आएगा और अर्धवृत्ताकार पत्ते करता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये है कि यहाँ एक पूरा चक्र तय करने में धनायन, एक पूरा चक्कर लगाने में धनायन 2 बार V विभव के संपर्क में आएगा। मैं मान लेता हूं जो धनायन है वो Q है, जब वो Q आवेश V विभव के संपर्क में आएगा तो कितनी एनर्जी संचित करेगा, Q इंटू V एनर्जी संचित करेगा, है ना। Q आवेश V विभव के संपर्क में Q इंटू V एनर्जी संचित कर लेता है। ठीक बेटा, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे आगे बात करना है। मैं यहां से बोल सकता हूं चूंकि धनायन एक चक्कर में 2 बार V विभव के संपर्क में आता है, धनायन एक चक्कर में 2 बार V विभव के संपर्क में आता है, तब उसके द्वारा संचित ऊर्जा कितनी होगी, 2Q इंटू V। बेटा ध्यान दीजिएगा, Q आवेश V विभव के संपर्क में आता है तो Q भी एनर्जी संचित कर लेता है, लेकिन एक पूरा चक्कर लगाने में धनायन के अंदर दोनों डिश के मध्य में एक पूरा चक्कर लगाने में धनायन 2 बार V विभव के संपर्क में आता है और 2 बार V विभव के संपर्क में आता है तो कितनी एनर्जी संचित करेगा, वो U बराबर Q इंटू V। यहां बात मायने रखती है कि आपका धनायन एक पूरे चक्कर में 2 बार V विभव के संपर्क में क्यों आया था, क्योंकि आपका वोल्टेज स्रोत AC सोर्स था। प्रथम हाफ साइकिल में धनायन अर्धवृत्ताकार पथ तय किया था और अगले हाफ साइकिल में अगला अर्धवृत्ताकार पथ तय किया था। तो एक पूरा वृत्ताकार पथ तय करने में एक बार यहां V विभव के संपर्क में आएगा, एक बार यहां V विभव के संपर्क में आएगा। इसका मतलब वो 2 बार V विभव के संपर्क में आएगा। ठीक बेटा, चलो अब देखो धनायन एक चक्कर में इतनी ऊर्जा संचित करता है तो n चक्करों में संचित ऊर्जा कितनी होगी, 2QV इंटू n। इतनी एनर्जी संचित होगी और यह एनर्जी संचित ऊर्जा यह होगी जो धनायन की गतिज ऊर्जा में संचित हो जाएगी। देखो बेटा, धनायन एक पूरा चक्कर लगा रहा था तो इतनी एनर्जी रिसीव कर रहा है, n चक्कर लगाएगा तो इतनी एनर्जी रिसीव करेगा और इतनी एनर्जी रिसीव करेगा तो धनायन का वेग बढ़ेगा और वेग बढ़ेगा तो ये सारी की सारी ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। पोटेंशियल एनर्जी का मान 2Q इंटू V इंटू n है एंड काइनेटिक एनर्जी का मान कितना है बेटा, 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटा n ये होगा। चलो यहां से देखो आपको चक्करों की संख्या चाहिए, चक्करों की संख्या देखो Q से तो Q कट गए, चक्करों की संख्या n चाहिए। n बराबर ये 2 अपोन में आएगा 1/4 क्या आएगा, Q B स्क्वायर R स्क्वायर अपोन देखो n होगी, आएगा या नहीं, बोलो कोई समस्या। हमको n चाहिए, इसका मतलब Q से Q काट दिया, V और 2 अपोन में जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, Q V स्क्वायर R स्क्वायर Q B स्क्वायर R स्क्वायर अपोन n आ गया ना। चलो अब देखो मैंने बोला
कि धनायन की टोटल पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ये थी, धनायन एक चक्कर में इतनी ऊर्जा रिसीव करता है तो n चक्करों में n गुना एनर्जी रिसीव करेगा। इस सारी ऊर्जा को किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, सॉरी कौन सी ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। और गतिज ऊर्जा का मान कितना था, 1/2 q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m, q स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। हम सॉल्व करेंगे तो n का मान ये आएगा। ये धनायन द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या होगी। ठीक बेटा, चलो धन्यवाद।